सो मैं ये क्वेश्चन कर रहा हूं कि आयोनिक इक्विलिब्रियम में हमें कौन से टॉपिक आने वाले हैं। तो नो डाउट कि आयंस आएंगे, आयंस आएगा। तो इससे पहले आयंस बनते किसमें, इलेक्ट्रोलाइट में कि नॉन इलेक्ट्रोलाइट में? ठीक है, तो इलेक्ट्रोलाइट्स के टू टाइप्स है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट। इक्विलिब्रियम किस में बनता है, क्या लगता है आपको, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में कि वीक इलेक्ट्रोलाइट में? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है मैं समझाता हूं। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की रिएक्शन ऐसे चलती है, ए पॉजिटिव बी नेगेटिव। रिएक्शन एक बार चले जाएंगी तो रिटर्न आना उसके लिए बड़ा ही डिफिकल्ट है। ये आपका इंस्टीट्यूट है और ये आपका घर है। आप क्लास से घर चले गए, अब आपको रिटर्न बुलाया जा रहा है क्लास में, तो आना हाँ आते हैं बट आना डिफिकल्ट होता है, सबके लिए इतना इजी नहीं होता बेटा। एक बार क्लास हो गया और फिर रिटर्न वापस आ रहे हैं, है ना। तो ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है, आपका इंस्टीट्यूट हिमालय पे है और ये आपका घर है उसके नीचे में। हुआ कि बाय मिस्टेकली आपको पहले छुट्टी दे दी गई कुछ, ठीक है ना, नहीं ऐसा हो गया कि 130 की जगह 115 को 130 देख लिया किसने, और हाँ अब हो गया ये कि आप घर पहुंच गए, क्योंकि ऑब्वियसली हिमालय रहते हैं, यहाँ पे जाना बड़ा इजी है। ठीक है, तो अब आपको बुलाया जा रहा है फोन कर करके, ठीक है, तो क्या करोगे आप, रिटर्न आओगे क्या? नहीं। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ऐसा होता है, वो रिवर्स नहीं आता। और इक्विलिब्रियम बनता कब है, जब रिएक्शन रिवर्स जाएंगी करके। हमें कौन से इलेक्ट्रोलाइट की नीड है इक्विलिब्रियम के लिए? वीक इलेक्ट्रोलाइट की। सब कुछ वीक इलेक्ट्रोलाइट करते हैं करके मैं बोलता हूँ कि जो अच्छा सब चेंज दुनिया में चेंजेस किसने लाया पता है आपको? ये फ्रंट बेंच में बैठने वाले या फिर बैक बेंचर्स। यस, बस ऐसा ही इक्विलिब्रियम भी है। इक्विलिब्रियम भी जो है ना, वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट नहीं किया, वो किसने किया? वीक इलेक्ट्रोलाइट ने किया। आगे बताऊंगा ऐसा क्यों बोल रहा हूं। चले आगे बढ़ते हैं। तो आयोनिक, दैट डजंट मीन्स कि आप लोग पीछे बैठना स्टार्ट कर दे, ठीक है ना, ये अलग चीज थी, वो तो अंडरस्टैंडिंग के लिए था। ओके, तो इलेक्ट्रोलाइट के टू टाइप्स है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट। अभी मुझे थोड़ा सा आपको पहले मैं पूछ रहा था कि इस लेसन में कौन से टॉपिक आते हैं। तो एसिड बेस हम लोग देखेंगे, और एसिड बेस के लिए हम लोग ऑर्गेनिक में बड़े अच्छे डिटेल में समझ सकते हैं इसको, बट कंसेप्ट यहां समझेंगे, अप्लाई वहां पे करेंगे। एसिड बेस से रिलेटेड पीएच, पीओएच, केए, केबी, पीकेए, पीकेबी। उसके बाद में एक हाइड्रोलिसिस, उसके बाद में होता है केडब्ल्यू। ये केडब्ल्यू को समझना इंपॉर्टेंट है। केडब्ल्यू से रिलेटेड है पीएच और पीओएच, ठीक है। उसके बाद में हम लोग क्लासिफाई करेंगे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कौन सा है, वीक एसिड कौन सा है, स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा है, स्ट्रॉन्ग एसिड का पीएच कैसे बनाते हैं, वीक एसिड का पीएच कैसे बनाते हैं, एंड वाइस वर्सा बेस के लिए भी। फिर एक बार एसिड हो गया, बेस हो गया, अब दोनों को मिक्स कर देंगे, सॉल्ट बनेगा। अब सॉल्ट के भी टाइप्स है, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस कंबाइन होगा तो जो सॉल्ट बनेगा, सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, उसका पीएच कितना होगा? सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, पीएच 7 होगा। तो इसके लिए कुछ अलग से करने की नीड नहीं है। बट स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस, इसका लेस देन 7, तो इसका जो पीएच होगा 7 माइनस समथिंग होगा, उसका फॉर्मूला अपने को मिलेगा। एंड वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, इसका पीएच मोर देन 7 होगा। बट पॉइंट इज दैट इसमें से रिवर्स जाने वाला कौन है? ये वीक कंपोनेंट, अदरवाइज स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट। रिवर्स कौन जाता है? वीक कंपोनेंट जाता है। वाटर के साथ रिएक्ट कौन करेगा? स्ट्रॉन्ग के वीक। स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट तो ऑलरेडी जा चुका आगे, वो रिवर्स आने वाला नहीं है। ओनली रिएक्ट कौन करेगा? वीक कंपोनेंट। उसको बोलते हैं सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। सॉल्ट में जो कंपोनेंट रिएक्ट होता है वाटर के साथ, उसको बोला जाता है सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। तो इसमें से कौन सा सॉल्ट का कौन सा कंपोनेंट वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है? वीक एसिड, एंड देयरफॉर इसमें हाइड्रोलिसिस हो जाएंगी, इसमें और इसमें
इसका सॉल्ट हाइड्रोलिसिस होता ही नहीं है, इसमें सॉल्ट कोई भी सॉल्ट हाइड्रोलिसिस में जाता नहीं, मीन्स वाटर के साथ रिएक्ट करता नहीं है। और इसमें वीक एसिड वीक बेस जिसका पीएच नियर टू 7 होगा, तो कौन सा सॉल्ट, इसका कौन सा कंपोनेंट हाइड्रोलिसिस में जाएगा, दोनों में जाएंगे, ये भी हम देखेंगे। फिर उसके बाद में हम लोग आगे आ जाएंगे, एक ऐसा सॉल्यूशन जो अपना बफर अपना पीएच चेंज करता नहीं है, उसको बफर बोलते हैं। अब बफर सॉल्यूशन बनता क्या है, क्या होता है कंडीशन, क्यों बफर मेंटेन होता है, पीएच मेंटेन होता है बफर का, वो भी हम देखेंगे। बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है ये। बट फिर उसके बाद में एक इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि बफर के लिए थोड़ी सी अलग कंडीशन है। बफर का अपना एक पीएच होगा, बफर का अपना एक फॉर्मूला होगा पीएच का। किसने दिया था रे बफर के फॉर्मूला का, पीएच का फॉर्मूला, बफर का फॉर्मूला किसने दिया था? एक और सन था वहां पर, कौन सा सन? एंडरसन। और कौन सा सन होता है अपना? विलियमसन। और एक सन आता है यहां पर, विल्किंसन। एक और सन आता है जो अपने को बफर देता है, हेंडरसन। तो ये अपने को बफर में आता है। अब अगर वो बफर बनेगा तो उसका अपना पीएच का फॉर्मूला लगाएंगे, अगर वो सॉल्ट होगा तो उसका अपना पीएच का फॉर्मूला लगाएंगे। और फिर फाइनली लास्ट में हम लोग देखने वाले हैं सोल्युबिलिटी एंड उसका प्रोडक्ट केएसपी। तो ये सारी चीजें इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे। बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है आयोनिक इक्विलिब्रियम, और ये ही ऐसा लेसन है जो आपको बाकियों से आगे लेके जाएगा, याद रखो। तो इस लेसन में जितनी मेहनत कर सकते हो उतनी कर लेना, जितने क्वेश्चन बना सकते हो उतने बना देना। ये लेसन ऐसा हो जाए कि बाकी लेसन आपको बिल्कुल ना है, बट ये लेसन है, बस इतना करना है, इतना कॉन्फिडेंस भी करना लाना है, इतने क्वेश्चन बनाने हैं कि आप बोले सर मुझे बाकी कुछ नहीं आता बट इक्विलिब्रियम आ जाता। और मैंने देखा है अपने ही यहाँ पर, मेरे स्टूडेंट मुझे बोलते थे सर इक्विलिब्रियम आ जाता। ये बात अलग है कि कुछ क्वेश्चन नहीं बनेंगे, ऐसा होता है, बट उसका टेंशन नहीं लेना, बट इक्विलिब्रियम आ जाए इसके लिए अपने को नंबर ऑफ क्वेश्चंस के सॉल्व करना है। उसके लिए पहले कंसेप्ट समझना है। चलो सबसे पहले एसिड के लिए चलते हैं, एसिड से रिलेटेड सारी चीजें डिस्कस करते हैं। एसिड किसको बोलते हैं वर्सेस बेस भी ले लेंगे, पहले थ्योरीज ले लेंगे। बताओ कौन से थ्योरीज है हमारे पास एसिड बेस की? सबसे पहले अरेनियस, इसका क्रेडिट अरेनियस सर को जाता है, नो डाउट। अरेनियस के पहले भी वो सारे साइंटिस्ट थे जिन्होंने बताया था कि ऐसा कुछ चीज होता है। बहुत पहले से एसिड बेस एक्चुअली बहुत पुराना कंसेप्ट है, ये बहुत ओल्ड कंसेप्ट है, बट हमें अरेनियस सर को उसका क्रेडिट देना पड़ेगा कि उन्होंने अपना एक पॉइंट बताया। क्या बताया? जो H+ रिलीज करता है इन वाटर एंड ये OH नेगेटिव रिलीज करता है इन वाटर। इनका लिमिटेशन ये था कि ये ओनली कंसेप्ट वाटर तक रिलेट कर दिया, सॉल्वेंट वाटर होना चाहिए। सेकंड कंसेप्ट, ऐसे बहुत सारे बेस थे जो अरेनियस बेस नहीं है बट वो एक्चुअल में बेस है, जिसके बारे में अरेनियस सर को कुछ नहीं पता। फॉर एग्जांपल अमोनिया, अमोनिया भी एक बेस है बट हम लोग अरेनियस से अमोनिया का बेसिक नेचर नहीं बता सकते। दैट्स द लिमिटेशन ऑफ दिस थ्योरी, अरेनियस लेविस अरेनियस थ्योरी। बट फिर आते हैं दूसरे साइंटिस्ट, ब्रॉन्स्टेड। ब्रॉन्स्टेड की लोरी सुनाना बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये क्या बोलते हैं? ये बोलते हैं कि अरेनियस सर बिल्कुल राइट थे कि एसिड वही है जो H+ रिलीज करता है वाटर में, अदरवाइज सॉल्यूशन। तो इन्होंने कोई डेफिनेशन चेंज नहीं की, ओनली क्या किया, वाटर की जगह पे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन कोई और सॉल्वेंट का मिलकर ही बन सकता है, नीडेड नहीं है कि वो वाटर ही हो। तो इन्होंने डेफिनेशन को थोड़ा ब्रॉड कर दिया, बट अभी भी डेफिनेशन लिक्विड तक ही चल रही है, अभी भी गैस से कोई कंसेप्ट नहीं आता। वो तो बाद में लेविस आता है, बोलते हैं गैसेस स्टेट में भी हो सकता है। बट इन्होंने क्या किया, इन्होंने बेस की डेफिनेशन चेंज की। क्या बोला? एग्जैक्टली एक दूसरे के अपोजिट है। अगर एसिड H+ रिलीज करेगा
H पॉजिटिव डोनर है, तो ये क्या होगा फिर, H पॉजिटिव एक्सेप्टर। ठीक है, इन सोल्यूशन। इसको एक्चुअली ना टोटल लेसन में हमें इसका ही नीड है, ब्रॉन्स्टेड का। तो क्योंकि हमें इसका नीड है तो इस टॉपिक पे हम लोग रिटर्न आएंगे, बट पहले चेक करते हैं इनका लिमिटेशन क्या है। अब इनका वैसा देखा जाए तो इनका कोई लिमिटेशन ही नहीं है, इन्होंने सब चीजें बताई। बट एक पॉइंट ये हो गया कि जो काम नोकिया के साथ हो गया वो इनके साथ भी हो गया। नोकिया के साथ क्या हो गया पता है, नोकिया पहले हम लोग मतलब कोई भी यूज कर रहा है तो कौन सा मोबाइल यूज करता था, नोकिया। इवन हमारे हाथ में अगर कभी मोबाइल आ गया ना तो हम सोचते यार नोकिया का मोबाइल, ठीक है, इतना उसका ये था इंपॉर्टेंस। बट क्या हो गया कि आज हम यूज नहीं कर पा रहे, या फिर आज हम लोग यूज नहीं करते उसको। उसका सीईओ ही बोलता है, उसकी कंपनी का एक ओनर बोलता है कि हम लोग क्या कर चुके, हमारे पास कोई लिमिटेशन नहीं था, बट जैसे दुनिया आगे बढ़ रही थी हम अपडेट नहीं हो पाए। तो वही काम इसका था कि आगे चल के केमिस्ट्री आगे चलेगी, केमिस्ट्री सब बेस किस पे होगी, इलेक्ट्रॉन पे। अब ब्रॉन्स्टेड के पास इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड कोई कंसेप्ट था ही नहीं, इनका एक्चुअली देखा जाए तो कोई लिमिटेशन नहीं है, बट केमिस्ट्री अपडेट हो चुकी थी, केमिस्ट्री बहुत आगे जा चुकी थी। अभी हमें चाहिए था इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड डेफिनेशन, तो आ जाते कौन से भैया, लेविस क्या बोलते हैं। अब ये चीज को समझो कि एसिड अगर पॉजिटिव को डोनेट करेगा तो नेगेटिव को एक्सेप्ट ही करेगा ना, और नेगेटिव क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर। तो डेफिनेशन वही के वही है, हमें लग रहा है कि ये भैया आ रहे, वो भैया आ रहे, ये सर आ रहे, वो सर आ रहे, नई नई डेफिनेशन दे रही, डेफिनेशन चेंज नहीं हो रही है। मैं आपको समझाता हूँ क्या चल रहा है। इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर और यहां पर इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर। देखे मैं समझाता हूं। तो ये तो हो गया अपना कंसेप्ट, बट एक देखो मैं बताता हूं, इसको बहुत सिंपल कर देते हैं अपन, एसिड बेस। एसिड किसको बोला, H पॉजिटिव जो डोनेट, H पॉजिटिव जो रिलीज करेगा, ठीक है, डोनेट करेगा। तो पॉजिटिव को क्या कर रहा है ये, डोनेट। ओके, और क्या बोला अपन ने, बेस को क्या बोला फिर, H पॉजिटिव जो डोनेट करता है वो एसिड अगर है तो H पॉजिटिव एक्सेप्ट करने वाला बेस होगा, ठीक है, जो कि इन्होंने बोला ब्रॉन्स्टेड। अच्छा, उस पे जाने से पहले एक और चीज, अरेनियस का एसिड और ब्रॉन्स्टेड का एसिड क्या सेम ही है, अगर इस चीज को छोड़ दिया जाए, है ना, तो जितने भी अरेनियस के एसिड होते हैं वो सारे ब्रॉन्स्टेड। ऑल अरेनियस एसिड आर ब्रॉन्स्टेड एसिड, बट द अरेनियस बेस आर नॉट ब्रॉन्स्टेड बेस, ठीक है। अमोनिया ये जो है ना, ये H पॉजिटिव एक्सेप्ट करता है, वो ब्रॉन्स्टेड बेस है, बट वो अरेनियस बेस नहीं है, ठीक है ना। चलो टॉपिक पे आओगे इन रिटर्न। तो मैं बोल रहा था कि एसिड होता है जो पॉजिटिव को डोनेट करेगा, पॉजिटिव को एक्सेप्ट करने वाला बेस। ओके, अब नेगेटिव की टर्म में बनाओ, OH नेगेटिव की टर्म में लेते हैं। OH नेगेटिव को ये क्या कर रहा है, डोनेट कर रहा है। तो यहां पर OH नेगेटिव ये, क्योंकि अभी आपने बोला कि अगर पॉजिटिव डोनेट करेगा तो नेगेटिव एक्सेप्ट ही करेगा, ठीक है ना। तो ये और डेफिनेशन बन गया एसिड की। और तीसरी डेफिनेशन, नेगेटिव बेस भी, इलेक्ट्रॉन भी होता है। तो पॉजिटिव अगर डोनेट करेगा तो नेगेटिव एक्सेप्ट करेगा, और अगर इधर डोनेट करेगा, ठीक है। तो ओवरऑल डेफिनेशन यहां पर ही चल रही है, पॉजिटिव को डोनेट करेगा, नेगेटिव को एक्सेप्ट करेगा। बस दिस इज नथिंग बट एसिड एंड बेस, जिसको इन्होंने बहुत बड़ा चढ़ाकर बताया है, वो और कुछ नहीं है। एक बोल रहा है कि, जैसे मैं बोलता रहता हूं कि एक बोल रहा है कि ये टाइम, इधर अगर मैं बोलूं यहां पर अगर डे टाइम है, दूसरे लैंग्वेज में और क्या बोल सकता हूं कि यहाँ पे नाइट नहीं है, नाइट टाइम नहीं है, तो दोनों का मीनिंग सेम ही है। हम लोग यार नई नई थेरीज दे रहे हैं, क्या थेरीज मिल रही है, ये टाइम डे टाइम है, दूसरा बोल रहा है ये टाइम नाइट टाइम नहीं है। दोनों भी अपनी जगह बिल्कुल राइट है, और कुछ नया भी नहीं बता रहे, हमें ये समझना पड़ेगा एसिड और बेस के लिए, ठीक है। ओके, बना दो इसको अपने पास।
तो एक्चुअली H पॉजिटिव, अरेनियस ने तो बोला H पॉजिटिव, बट एक्चुअली वो H3O पॉजिटिव बनाता है। H पॉजिटिव का सेल्फ एग्जिस्टेंस कभी नहीं, उसकी स्मॉल साइज होने से वाटर में कभी भी H पॉजिटिव नहीं रहता है, H3O पॉजिटिव के फॉर्म में रहेगा, हाइड्रोनियम आयन रहेगा। ओके, अब मुझे ये एक और चीज बता देनी है एसिड के लिए, स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड, क्योंकि इसका बड़ा नीड है इस लेसन में, बफर के लिए, पीएच बनाने के लिए, बहुत सारी जगह इसकी नीड है। तो पहले हमें समझ लेना है स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड क्या है, कौन से हो गए, और बेस के लिए भी स्ट्रॉन्ग बेस, वीक बेस। तो चलो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं एसिड के लिए। एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड, ओके, स्ट्रॉन्ग एसिड कौन से होंगे, वीक एसिड कौन से होंगे। जितने भी मिनरल एसिड होते हैं ना, वो सारे ही ऑल मिनरल एसिड। मिनरल एसिड का मीनिंग, यस, दूसरे लैंग्वेज में बोला जाए तो इनऑर्गेनिक एसिड। अब इनऑर्गेनिक एसिड बोला जाए तो कौन से फिर, HCl, H2SO4, HNO3, ठीक है, these are the स्ट्रॉन्ग एसिड। तो इसके अपोजिट लगा दो फिर, वीक एसिड कौन से, ऑल ऑर्गेनिक एसिड, ठीक है। बट इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट है, सारे ही इनऑर्गेनिक एसिड स्ट्रॉन्ग नहीं होते, कुछ इनऑर्गेनिक एसिड वीक भी होते हैं। तो हमें बस उतना याद रखना है, सम इनऑर्गेनिक एसिड ऑल्सो, बट ऑल ऑर्गेनिक एसिड आर वीक एसिड। इसमें कोई एक्सेप्शन है ही नहीं, ठीक है ना, कि जितने भी ऑर्गेनिक एसिड है वो सारे ही वीक के एग्जाम्पल है, बट कुछ इनऑर्गेनिक है वो भी क्या बना देते हैं, वीक बना देते हैं। जैसे HCl क्या है, HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, और HCN वीक एसिड है। ये तो समझ सकते हैं, और ये ऑर्गेनिक है तो वीक होगा, नो डाउट। H3PO4 इसका एक बेस्ट एग्जांपल है, जो आपको लगता है कि एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, बट एक्चुअली स्ट्रॉन्ग नहीं है। इससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड तो इसका भाई है, और उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग तो उसका भाई है, और यही सबसे वीक है, मतलब ये भी वीक है, तो बाकी फिर इसकी तो बात ही ना करें। तो ये सारे एसिड क्या है, वीक एसिड है, ठीक है, दिस आर द वीक एसिड। और एक एसिड जो कि हम लोग दिखता तो बेस है बट है एसिड, है ना, बोरिक एसिड भी इसका एक एग्जांपल है, या वो भी सिलिसिक एसिड, वो तो इनऑर्गेनिक, अच्छा वो भी आ जाएगा इसमें। बट एक और पॉइंट, HNO3 कौन सी इसमें आता है, HNO3 तो स्ट्रॉन्ग है, बट उसमें से एक ऑक्सीजन कम कर दिया जाए, HNO2 एक वीक एसिड। HCl, HF, HCl, HBr, HI स्ट्रॉन्ग एसिड कौन से हैं, HI बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, नो डाउट। HCl अगर स्ट्रॉन्ग है तो फिर HBr तो और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, और HI तो क्या ही कहने, ठीक है। बट क्या रह गया, मिसिंग क्या है, HF एक्चुअली स्ट्रॉन्ग नहीं है, HF स्ट्रॉन्ग नहीं है, HF क्या है, वीक है, बफर में नीड रहेगा। बफर किसको बोलते हैं, वीक एसिड प्लस सॉल्ट ऑफ वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस। वीक एसिड HF ले ले और उधर KF ले ले, तो अपने को दिखना चाहिए कि ये बफर बन रहा है, बफर में देखेंगे इसको, ओके, ठीक है ना। तो ये पॉइंट क्लियर हो गया अभी एसिड के लिए कि कौन से स्ट्रॉन्ग एसिड और कौन से वीक एसिड है, ओके। अब आ जाए थोड़ा सा आगे, हाँ, एक और इंपॉर्टेंट एसिड जो हमें नीड रहेंगी, H3CO3, ये तो दिखते से बनता है, कौन सा एसिड है, ये एक बहुत ही वीक एसिड है। इसका डिसोसिएशन, पहला डिसोसिएशन ही बड़ा स्लोली होता है, दूसरा डिसोसिएशन बहुत ही कम होता है, क्योंकि इसकी कितना बेसिक नेचर कितना है इसका, डायबेसिक, मोनोबेसिक, बेसिसिटी कितनी है इसकी, 2 है, बट ये बहुत फास्ट स्लोली रिलीज करता है H पॉजिटिव, हाँ, और इधर H2SO4 है, नंबर ऑफ एग्जाम्पल है। अच्छा, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड में डिफरेंस क्या है,
ये तो एग्जाम्पल पॉइंट ऑफ व्यू हो गया। वैसा डिफरेंस क्या है आपके अकॉर्डिंग टू, क्या है स्ट्रॉन्ग एसिड, क्या है वीक एसिड? क्यों उसको स्ट्रॉन्ग बोल रहे हैं, क्यों उसको वीक बोल रहे हैं? हाँ, वीक एसिड रिवर्स करेंगे, वो तो इक्विलिब्रियम पॉइंट ऑफ व्यू हो गया। बट किसको हम लोग वीक बोल रहे हैं, किसको स्ट्रॉन्ग बोल रहे हैं? यस, जिसका अल्फा मोर है वो स्ट्रॉन्ग है। अल्फा मोर है यानी कितना है, नियर टू 1 है, क्योंकि मैक्सिमम 100% डिसोसिएशन होगा, अल्फा नियर टू 1 होगा। अब नियर टू 1 होगा दैट मींस उसका एच पॉजिटिव बहुत ही फास्ट रिलीज करेगा और बहुत ज्यादा डिसोसिएट करेगा, 100% डिसोसिएशन हो जाएगा। जो HCl का कंसंट्रेशन होगा सेम H पॉजिटिव का कंसंट्रेशन होगा। फॉर एग्जांपल अगर 0.1 मोलार HCl है तो 0.1 मोलार H पॉजिटिव उसमें बनेगा, ठीक है। बट अगर वही HCN है तो अगर ये 0.1 है तो हम लोग ये नहीं बोल सकते कि H पॉजिटिव भी 0.1 होगा, क्योंकि इट्स अ वीक एसिड, इसका H पॉजिटिव बहुत ही कम होगा, ठीक है। तो ये दोनों में डिफरेंस है। ओके, अब आ जाओ, ये तो वीक एसिड से रिलेटेड हो गया। अब थोड़ा सा अब इसमें भी बता दो एक बार, स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक बेस में डिफरेंस क्या है? हम लोग क्यों उसको स्ट्रॉन्ग बोलेंगे और क्यों उसको वीक बोलेंगे? हाँ, यस, स्ट्रॉन्ग अगर ब्रॉन्स्टेड से रिलेट कर दिया जाए तो हम लोग उसको स्ट्रॉन्ग बोल रहे हैं जो OH नेगेटिव बड़े फास्ट रिलीज करता है, और जो स्लोली रिलीज करता है, लेस रिलीज करता है, उसका अल्फा कम है, वो वीक बेस है। तो अभी मुझे एग्जांपल पॉइंट ऑफ व्यू चाहिए, कौन से होते हैं स्ट्रॉन्ग बेस? स्ट्रॉन्ग बेस इट्स अ हाइड्रोक्साइड एंड ऑक्साइड, इवन ऑक्साइड ऑफ group 1 and group 2 means S block element। S block वाले सारे ही स्ट्रॉन्ग बेस बनाते हैं एक्सेप्ट लिथियम एंड बेरिलियम। अपने पास ग्रुप 1 है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम एंड सीजियम। इधर भी है बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंथियम एंड बैरियम, बाकी रेडियो एक्टिव भी है। सोडियम का जो हाइड्रोक्साइड है वो स्ट्रॉन्ग बेस है, पोटेशियम का हाइड्रोक्साइड भी स्ट्रॉन्ग बेस है। अच्छा, इन दोनों में ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन सा है, NaOH की KOH? KOH, टॉप टू बॉटम बेसिक नेचर। इसको छोड़ दिया जाए बाकी सारे स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं, ठीक है ना। लिथियम का हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग बेस नहीं है, बेरिलियम का हाइड्रोक्साइड भी स्ट्रॉन्ग बेस नहीं बनाता। अब बाकी लगा दो हाइड्रोक्साइड ऑफ रिमेनिंग ब्लॉक। अगर एस ब्लॉक वाले स्ट्रॉन्ग है तो हाइड्रोक्साइड ऑफ PDF, P का, D का और F का, यस, वो कैसा है, वीक है ना। PDF वीक है। तो अपने पास फॉर एग्जांपल दे दिया, इसके तो अपने एग्जांपल ऑलरेडी बना दिए, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को क्या बोलते हैं? यस, कॉस्टिक सोडा एंड कॉस्टिक पोटैश। ओके, ठीक है। नाउ वीक बेस के एग्जांपल, अब रिमेनिंग इसका बेस्ट एग्जांपल तो ये है अमोनियम हाइड्रोक्साइड। फिर अब ये तो P ब्लॉक वाला हो गया, ऐसे ही D ब्लॉक वाला भी ले लो, कैडमियम हाइड्रोक्साइड, जिंक हाइड्रोक्साइड, जो जो लगा सकते हो सब लगा दो आप, और निकल का हाइड्रोक्साइड, सब जो भी हाइड्रोक्साइड लगा सकते हो, लैंथेनम का हाइड्रोक्साइड, D ब्लॉक, F ब्लॉक वाला, ये सारे ही किसके एग्जांपल होंगे? वीक बेस। बस स्ट्रॉन्ग को रिमेंबर रखो, बाकी सारे वीक। अमोनिया भी वीक बेस है तो अमोनिया का हाइड्रोक्साइड भी वीक बेस है, ठीक है ना। तो ये सारे वीक बेस के एग्जांपल बनेंगे। ओके, तो स्ट्रॉन्ग बेस, वीक बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड, कंफर्म हो गया, क्लियर हो गया। इसको अपने पास रखो आप लोग, बड़ा नीड है हमें इसका केमिस्ट्री में, नॉट ओनली दिस लेसन बट इन केमिस्ट्री ऑल्सो। यस, BA, बैरियम का हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग है,
बेरिलियम का हाइड्रोक्साइड वीक है, तो उसको भी लिख लेना बनता है, बेरिलियम का हाइड्रोक्साइड एंड लिथियम का हाइड्रोक्साइड, क्योंकि हमें ये नीड रहेगा बफर सॉल्यूशन के टाइम में। चले, हो गया ये एसिड हो गया, बेस हो गया। अब चलते सबसे पहले पीएच की तरफ। पीएच के पहले चलने से पहले हमारे पास उसका डिसोसिएशन होता है, एसिड का डिसोसिएशन, कांस्टेंट ऑफ एसिड। क्या बोलते हैं इसको? डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड। के तो रहेगा, कांस्टेंट है, और एसिड का है तो ए है। बट इस डिसोसिएशन कांस्टेंट को और एक नाम है, क्योंकि एसिड क्या हो रहा है? डिसोसिएट हो रहा है। डिसोसिएट होने को और क्या बोलते हैं? डिसोसिएट होना, टूट जाना, आयनाइज हो जाना। देयरफॉर दिस इज आल्सो कॉल्ड एज आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एसिड। दोनों के लिए हमारे पास जो टर्म है वो है के। वीक एसिड का के और स्ट्रॉन्ग एसिड का के कैसा होगा, जरा रिलेट तो करो। डिसोसिएशन कांस्टेंट वही है, इक्विलिब्रियम वाला पॉइंट। ए से रिएक्शन बी तरफ जा रही है सपोज, और फास्ट जा रही है तो उसका के मोर होगा। स्लो इधर जाना प्रीफर कर रही है तो उसका के मोर होगा, नहीं जाना प्रीफर कर रही है तो के लेस होगा। स्ट्रॉन्ग एसिड डिसोसिएट होना चाहता है तो उसका के कैसा होगा? मोर होगा। वीक एसिड डिसोसिएट होना बिल्कुल भी प्रीफर नहीं करता है तो उसका के लेस होगा। तो एसिडिक स्ट्रेंथ का और के का क्या रिलेशन होता है? डायरेक्ट रिलेशन होता है। एसिडिक स्ट्रेंथ का और के का डायरेक्ट रिलेशन होता है, ठीक है ना। ऐसे ही बेस के लिए होगा। फिर बेस के लिए क्या होगा? के बी का रिलेशन होगा। और के बी क्या है? जो कि के डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड था, वो डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ बेस होगा, आल्सो कॉल्ड एज आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ बेस, ठीक है ना। तो एक के हो गया, एक के बी हो गया। ओके, ऐसे ही अपने पास वाटर का भी होगा। वाटर डिसोसिएट होता है इसमें H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव। इस रिएक्शन का अगर मैं कांस्टेंट लिखने जाऊं तो ये कुछ ऐसे लिख सकता हूं, कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव इनटू कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव बाय वाटर। इस वाटर को इधर भेज देता हूं, K इंटू वाटर, H पॉजिटिव का कंसंट्रेशन इंटू OH नेगेटिव, और इसी को मिला के हम लोग बोल देते हैं KW। तो KW किसके बराबर, कितना क्या होता है उसका वैल्यू? यस, KW इज इक्वल टू H पॉजिटिव इंटू OH नेगेटिव। अब ये जो KW है ये है क्या, जिस पहले इसको समझो। इट्स आयनाइजेशन कांस्टेंट और डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वाटर। अच्छा, डिसोसिएशन का और टेम्परेचर का क्या रिलेशन है, समझ सकते हो क्या? टेम्परेचर बढ़ाओगे तो डिसोसिएशन का रेट बढ़ेगा, ठीक है ना। ओके, यानी डिसोसिएशन का रेट बढ़ेगा, यानी रिएक्शन किधर जाएंगी? आगे को जाएंगी। तो के की वैल्यू क्या होंगी? इंक्रीज होंगे कि डिक्रीज होंगे? यस। तो टेम्परेचर बढ़ाने से, क्योंकि ये एंडोथर्मिक रिएक्शन एक्चुअली, KW का और टेम्परेचर का क्या रिलेशन? डायरेक्ट रिलेशन है। अब हमारे पास डिफरेंट टेम्परेचर पे KW की वैल्यू भी है। बताओ कब कितनी है? 27, 63 एंड 93। वैल्यू ऑफ KW 10 to the power -14, -13 एंड -12। अब उसके रिस्पेक्ट में हमारे पास जब हम लोग 27 पे दिख रहे हैं, यानी रूम टेम्परेचर, यानी थोड़ा 25 बोलो, 27, तो 25 पर ये अगर 10 का पावर -14 है तो H पॉजिटिव का कंसंट्रेशन और OH नेगेटिव का कंसंट्रेशन कितना होता है रूम टेम्परेचर पे? पानी में हाफ ऑफ करना पड़ेगा, जितना H पॉजिटिव होगा उतना ही OH नेगेटिव होता है।
तो रूम टेम्परेचर पे H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव का कंसंट्रेशन कितना, 10 का पावर -7 होता है। अच्छा, वाटर की मोलैरिटी कितनी होती है? वाटर में कितने मोल्स होते हैं 1 मोल में, 1 लीटर वाटर में? 55.5 मोल्स है वाटर के 1 लीटर में, और उसमें से डिसोसिएट कितने हो रहे हैं? 10 का पावर -7। तो अल्फा क्या होता है? अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होता है कि उसको कितने मिले बाय टोटल कितने थे, टोटल मोल्स कितने थे, और वो डिसोसिएट कितना हो रहा है। तो अगर मुझे अल्फा निकालना है तो कैसे निकलेगा वाटर का अल्फा? 10 का पावर -7 ये उसके मोल्स हैं, और 55.5 इतने टोटल मोल्स थे, उसमें से इतने मोल डिसोसिएट हुए पानी, टोटल इतने मोल्स में से ओनली इतने मोल डिसोसिएट हुए, और परसेंट निकालना है तो क्या कर दे? यस, हमें यह समझना है कि वाटर एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है कि वीक इलेक्ट्रोलाइट है। बताओ, अल्फा की वैल्यू जितनी ज्यादा रहती है उतना स्ट्रॉन्ग, और अल्फा की वैल्यू बहुत कम रहेगी तो वो वीक। यहाँ पे अल्फा की वैल्यू देखो ना कितनी कम आएगी। इतने मार्क्स की टेस्ट थी और आपको कितने मार्क्स मिले हैं? 1 मार्क, 2 मार्क, 10 टू द पावर -7 है ना, इंटू 100 भी कर दिया जाए, इसका परसेंटेज जो आता है बहुत कम आता है। एक बार चेक कर लेना, अपने पास नोट डाउन कर लेना। तो वाटर इज कैसा है? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट। यस, तो यहां से हम प्रूव करते हैं वाटर इज वीक इलेक्ट्रोलाइट। ओके, अब हमें बहुत सारी चीजें यहां से क्लियर हो गई है। अच्छा, ये टेम्परेचर पे H पॉजिटिव का कंसंट्रेशन कितना होगा? या फिर ये टेम्परेचर पे ले लो, 93 पर H पॉजिटिव होता है, OH नेगेटिव होता है, 10 का पावर -6 के बराबर। अब यहाँ पे आ चुका है तो थोड़ा सा pH रेंज भी ले ही लेंगे। ये न्यूट्रल वाटर का pH कितना होता है रे? 7, राइट? क्या ऑलवेज 7 को न्यूट्रल बोलेंगे या फिर न्यूट्रल को 7 ही बोलेंगे? क्या वो टेम्परेचर डिपेंड होता है फिर? चलो समझते हैं। रूम टेम्परेचर पे देखा जाए तो KW की वैल्यू कितनी चल रही है? 10 का पावर -14। तो PKW लॉग लगा देते हैं इसको हम लोग, इसको कल डिस्कस करते हैं। ये 14 तक हो जाता है। अब इसकी न्यूट्रल वैल्यू इससे हाफ, यानी रेंज आएगा 0 से लेकर 14 तक, और न्यूट्रल वैल्यू आ जाएगा 7 इज द न्यूट्रल। ओके, ये कब होगा? बट टेम्परेचर को बढ़ा दिया जाए 63 डिग्री सेल्सियस पर, क्या होगा? ये 10 का पावर -13 हो जाएगा। तो रेंज कहां से कहां तक चलेगी और न्यूट्रल वैल्यू कहां पे आएंगी? 6.5। ठीक है, ओके। एंड एक और ले लो ऐसे ही, 93 डिग्री सेल्सियस पर 10 का पावर -12 है। दैट टाइम रेंज 0 से लेकर 12 है और न्यूट्रल वैल्यू 6 है। तो माय क्वेश्चन इज टू यू, टेम्परेचर बढ़ाने से वाटर का पीएच क्या होगा? एट रूम टेम्परेचर वाटर का पीएच होता है 7, 63 पे उसका पीएच हो जाएगा 6.5 और 93 पे उसका पीएच हो जाएगा 6। यानी as the temperature increases the pH of water decrease। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर। अब दूसरा, हाई टेम्परेचर पे अगर pH कम हो रहा है दैट टाइम वाटर कैसा रहेगा? हाई टेम्परेचर पे वाटर का pH कम हो रहा है, ठीक है। फॉर एग्जांपल, हाँ यस, वही पूछना चाह रहा हूं, अगर वाटर का pH 7 से कम हो गया है हाई टेम्परेचर पे, तो वो क्या होगा? टेम्परेचर बढ़ाने से pH ऑफ वाटर डिक्रीज हो रहा है, राइट? और वाटर कैसा हो रहा है? अरे 7 से कम हो रहा है ना, तो आप उसको मत देखो। यस, वेरी गुड, राइट। उस टेम्परेचर पे न्यूट्रल की वैल्यू 7 थी, इस पे न्यूट्रल की वैल्यू 6.5 थी, और यहाँ पे न्यूट्रल की वैल्यू
ये टेम्परेचर पे वाटर का पीएच हो जाएगा 6, बट फिर भी उसको क्या बोला जाएगा, न्यूट्रल ही बोला जाएगा, बट वाटर स्टिल। यस, ये भी एक क्वेश्चन है, आपको मिल जाएगा क्वेश्चन ये वर्कशीट में। चले, ये सारी चीजें थी केडब्ल्यू से रिलेटेड। कल देखेंगे हम लोग एसिड बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड का पीएच, वीक एसिड का पीएच, बड़ी मजा आने वाली कल के क्लास में, बट इसको अपने पास बना के रखे आप लोग केडब्ल्यू के लिए। तो चलो दोस्तों, अपना यहाँ पे क्लास खत्म होता है। आपको अगर ये वीडियो पसंद आए होगी तो इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। बाकी हम लोग कल मिलते हैं। चलो बाय।